अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है JTL लिसनर्स। कहिए क्या हाल वाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। और उससे पहले एक रिप्लाई है इरम शब्बीर के लिए। आपके कमेंट्स में जो है रेगुलरली पढ़ती हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि आप रिप्लाई जो है वो पढ़ नहीं सकती हैं और हर एपिसोड में रिप्लाई भी करना मुमकिन नहीं होता है। और मैं बहुत मसरूफ़ थी, इसलिए भी आपको रिप्लाई नहीं कर सकी। तो मैं आपके सारे कमेंट्स देखती हूँ और आप बहुत एक्साइटमेंट में जो है कमेंट करती हैं, ढेर सारी फरमाइशें एक ही कमेंट में कर देती हैं। तो जनाब ये जो इतने सारे नावल अपलोड होते हैं ये भी आपके लिए ही अपलोड होते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आपके स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अक्सर मुझे ना तो राइटर का नाम समझ में आता है और ना ही कहानी का नाम समझ में आता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वैसे नावल अपलोड कर सकूँ जैसे आप पसंद करती हैं। और सिलेक्शन जो है वो मेरी यही कोशिश होती है कि बहुत अच्छी हो, नावल पढ़कर मुझे ख़ुद भी मज़ा आए और सिर्फ सुनने वालों को ही नहीं, मुझे भी लुत्फ़ आए, मैं भी इंजॉय करूं। तो बस फिर हो जाता है, पता है ना कि मैं सारे नावल कंप्लीट रीड करने के बाद तो शेयर नहीं कर सकती। तो इसलिए फिर बग़ैर पढ़े जब हम शेयर करते हैं तो अंदाज़ा कभी गलत भी हो जाता है, कहानी अच्छी नहीं भी होती और कभी बहुत अच्छी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की कहानी मिल जाती है। तो फरमाइशों के हवाले से मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि मैं जो है कोशिश करती हूँ कि सबकी फरमाइशें पूरी करूँ, लेकिन ना पूरी करने की जो है वो ढेर वजूहात होती हैं और वो वजूहात भी मैं आप लोगों को अक्सर ही बता चुकी हूँ। तो बार बार क्या वजाहत करनी। और इस नावल की कितनी एपिसोड हैं, तो जनाब इस नावल की 21 एपिसोड हैं। अब हो सकता है कि कभी मुझे ड्यूरेशन कम करना पड़े या हो सकता है कि कभी ड्यूरेशन ज़्यादा भी कर दूँ, तो वो अप डाउन हो जाएंगी। लेकिन मैं फ़िलहाल ऐसा ही कर रही हूँ कि जितनी एपिसोड जो है राइटर ने दी है उतनी ही रीड करती हूँ, उतनी ही रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो आज राइटर की जानिब से भी किस्त नंबर 10 है और मैं भी आपके साथ किस्त नंबर 10 ही शेयर कर रही हूँ। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। कहानी का नाम है नूरुल कुलूब, मुसन्निफ़ा है तंज़ीला रियाज़ और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 10। जब तुम किसी को पाने की ख्वाहिश दिल में पाल लो तो सारी कायनात तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करने के लिए एक सिंगल यूनिट की तरह काम करने लगती है। उसने बुरा सा मुंह बनाकर मोबाइल की जानिब देखते हुए पढ़ा था। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक इंतहाई बेजार कुन जुमला था। खुश इल्हान ने नाक चढ़ाकर मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा और अपनी जगह पर पहलू बदला। सोशल मीडिया देखते हुए जाने कहाँ से ये एक जुमला नज़र आ गया था। वो जी भर कर बदमज़ा हुआ। ये कायनात तब क्यों एक सिंगल यूनिट नहीं बनती जब हम किसी से जान छुड़ाने की कोशिश में हलकान हुए जा रहे होते हैं। उसने खुद कलामी की थी। उसकी आंखों में नापसंदीदगी चमकने लगी थी। उसने थक कर मोबाइल ही बंद कर दिया। विरासत को तीसरी कॉल किए भी निसफ घंटा गुजर चुका था, मगर उसका कहीं नामो निशान नहीं था। मानसेहरा के बाईपास पर एक दुकान के टूटे फूटे चबूतरे पर बैठे अब वो थकने लगा था। इस्लामाबाद से एक दोस्त मानसेहरा जा रहा था। उसने उसे बाईपास पर ड्रॉप कर दिया था, जबकि उसने निकलने से पहले ही विरासत को फ़ोन करके कह दिया हुआ था कि मैं रास्ते में तुम्हें मिस्ड कॉल दूंगा तो तुम निकल पड़ना। उसे यहाँ बैठे अब काफ़ी देर हो चुकी थी, मगर वो नहीं आया था। हालांकि वो वक्त का काफ़ी पाबंद था। उसने फिर मोबाइल ऑन किया ताकि उसे दोबारा कॉल कर सके, मगर इतनी देर में मोबाइल की बीप बजने लगी। ये विरासत का ही नंबर था। कहाँ रह गए हैं यार, मैं इंतज़ार करते करते यहाँ इतना खुश्क हो चुका हूँ कि मुझे आतिशदान में डालकर दहकाया जा सकता है। उसने फ़ोन उठाते ही कहा था, लेकिन बेजारी मज़ीद बढ़ गई जब सिग्नल्स की अदम दस्तयाबी के बायस विरासत की आवाज़ तक ना सुनाई दी थी और कॉल भी कट गई थी। उसने दोबारा कॉल की। सिग्नल्स इतने ख़राब थे कि आवाज़ कट कर उस तक पहुँच रही थी। विरासत जो कहने की कोशिश कर रहा था उसके मुताबिक वो पहुँच चुका था और एक दुकान के सामने खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने दुकान का नाम पूछने की कोशिश की, मगर कॉल फिर कट गई। खुश इल्हान ने उठकर इधर उधर निगाह दौड़ाई, मगर उसे कहीं अपनी जीप नज़र ना आई थी। वो अपनी जगह से उठकर पीछे की जानिब चला था और विरासत को कॉल मिलाने की कोशिश की थी, मगर दूसरी जानिब उसका फ़ोन मिल ही नहीं रहा था। वो चलते चलते काफ़ी दूर निकल गया, मगर अपनी जीप उसे कहीं नज़र ना आई थी। उसने दोबारा कॉल करने की कोशिश की, मगर वो भी ना मिल रही थी। उसकी पुश्त पर सामान का बोझ भी ज़्यादा था, क्योंकि उसने अपने कपड़ों वाले बैग पैक के अलावा लैपटॉप भी उठा रखा था। यह वज़न इतना ज़्यादा नहीं था और बाकायदगी से जिम करने की बदौलत वो वज़न उठाकर चलने फिरने की अहलियत रखता था, मगर मिजाज इतना बिगड़ा हुआ था और इसी वजह से उकताहट में इजाफा होता जा रहा था। मोबाइल फिर गुनगुनाने लगा। आप विरासत हैं या ईद का चाँद, नज़र ही नहीं आ रहे, वो पहले से ज़्यादा उकताए हुए लहजे में बोला। तभी उसकी निगाह सड़क की दूसरी जानिब एक दुकान की सिमत उठी। विरासत हाथ हिलाकर उसे मुतवज्जा कर रहा था। उसने ज़रा ताज्जुब से उस जानिब देखा।
وہ پہلے بھی اس جگہ سے گزرا تھا مگر اسے وراثت نظر آیا تھا اور نہ ہی خان بابا کی جیپ نظر آئی تھی۔ اس نے فون بند کیا اور دوڑ کر سڑک کے دوسری جانب پہنچا۔ وراثت سبزی مائل رنگ کی پرانی سی سوزوکی کے پاس کھڑا تھا۔ اس پر آئے ہیں آپ؟ وہ حیران ہوا۔ وراثت اور خان بابا ہمیشہ جیپ پر ہی سفر کرتے تھے۔ وراثت نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اس کا سامان گاڑی میں رکھنے میں مدد کرنے لگا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ جوس، پانی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ خوش الہان نے اب کی بار بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ یہ سوال پوچھنے کا عادی نہیں تھا۔ وہ خود ہی ایسی چیزیں پہلے خرید کر گاڑی میں رکھ دیا کرتا تھا، اور اگر خان بابا ہمراہ نہیں ہوتے تو اسے چھیڑنے کی غرض سے پوچھا کرتا تھا، سگریٹ وگریٹ بھی دلا دوں آپ کو؟ اسے یقین نہیں آتا تھا کہ خوش الہان نے یونیورسٹی میں پہنچ جانے کے باوجود ابھی تک اسموکنگ شروع نہیں کی۔ وہ سمجھتا تھا کہ خوش الہان خان بابا سے چھپ کر اسموکنگ کرتا رہتا ہے۔ خوش الہان نے لاریب کو نکاح کے بعد جو سگریٹ دی تھی وہ بھی وراثت سے ہی مستعار لی گئی تھی۔ وراثت نے آج ایسا کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن وہ اسے چھیڑتا ضرور رہتا تھا۔ خوش الہان کو وہ کچھ الجھا ہوا لگا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا مگر پھر خاموش رہا۔ گاڑی سست روی سے آگے بڑھی تھی۔ وراثت کی ساری توجہ سڑک اور اسٹیئرنگ وہیل پر مرکوز تھی۔ خوش الہان بھی چپ چاپ کھڑکی سے نظر آنے والے مناظر کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ خود بھی کم الجھا ہوا نہیں تھا۔ یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ اپنی ہی حویلی میں جاتے ہوئے اسے اچھا نہ لگ رہا تھا۔ وہ گلے سے ناراض تھا اور خان بابا کے رویہ سے دل برداشتہ تھا۔ اس کی اچانک آمد کا مقصد بھی سندل بی سے ملاقات تھا، ورنہ وہ اتنی جلدی کبھی واپس نہ آتا۔ اس نے وراثت کی پشت کی جانب دیکھا۔ وہ اگر تعاون کرتا تو حویلی جانے سے پہلے وہ درسگاہ جا سکتے تھے۔ آپ جیپ کیوں نہیں لائے وراثت؟ اس نے پوچھا تھا۔ جیپ؟ اس نے دہرایا۔ خوش الہان نے اب کی بار بغور اس کی جانب دیکھا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، ہر بات میں اتنا ڈرامہ کرنے والا انسان نہیں تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ خود کو یہ سوال کرنے سے روک نہیں پایا تھا۔ اسے یہ خدشہ بھی لاحق ہوا تھا کہ شاید وراثت نے سون پری چڑھا رکھی ہے۔ وہ چرس کا شوق رکھتا تھا اور مذاق میں اسے سون پری کہا کرتا تھا۔ ہاں جی الحمدللہ، وراثت نے جواب دیا تھا مگر مزید کچھ نہیں بولا تھا۔ خوش الہان انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ کچھ کہے گا، مگر اس کی منتظر سماعتوں کو خاموشی ہی سنائی دی۔ اسے بے عزتی سی محسوس ہوئی۔ وراثت تھا تو ملازم نہ، اور خوش الہان سے اتنا نخرہ برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بھی پٹھان تھا، اس لیے باقی کا راستہ بالکل خاموشی سے کٹ گیا تھا۔ زہرا، سندل بھی کہہ رہی ہیں 2 کپ قہوہ بنا دو، طیبہ نے منت کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ زہرا نہا کر نکلی تھی۔ اس کے گیلے بالوں میں تولیہ ابھی تک بندھا تھا۔ آج اس کی کام کی باری نہیں تھی، اسی لیے اس نے اطمینان سے اپنے ذاتی کئی کام نپٹائے تھے۔ اپنے بستر کو جھاڑ کر بیڈ کور تبدیل کیا تھا، بیڈ کے نیچے سے اچھی طرح جھاڑو دے کر ساری صفائی کی تھی، اور تقریباً 7 دن کے بعد غسل فرمایا تھا۔ وہ بال سکھا کر اب رضائی میں بیٹھنا چاہتی تھی اور پستہ بادام کھانا چاہتی تھی۔ اسے اس حکم سے ناگواری سے ہوئی۔ سندل بھی یہ نہیں کہہ سکتی، مجھے پتہ ہے یہ تم خود کہہ رہی ہو، کیونکہ تم بہت کاہل اور بے ایمان ہو۔ آج میری کام کی باری نہیں ہے۔ تم ہمیشہ اپنی باری پر مجھ سے کام کرواتی رہتی ہو طیبہ۔ میں سندل بی سے تمہاری شکایت کروں گی۔ شکایت؟ طیبہ نے آنکھیں پھیلا کر یہ لفظ دہرایا جیسے اس نے گالی دے دی ہو۔ تمہارے سینے میں قرآن ہے، حافظہ ہو تم، ایسے کام کرتے شرم نہیں آئے گی؟ وہ تانا دے رہی تھی۔ زہرا نے ناک چڑھا کر اس کے اس جملے کو سنا۔ حافظہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے بنیادی حقوق سے دستبردار ہو جاؤں؟ وہ چیزیں جو مجھے تکلیف دے رہی ہیں انہیں ہنستے مسکراتے ہوئے برداشت کرنا شروع کر دوں؟ وہ برا مان کر پوچھ رہی تھی۔ تم عام انسان نہیں ہو، حافظہ ہو، تمہیں قرآن و حدیث سے کچھ نہیں سیکھا؟ طیبہ چمک کر بولی تھی۔ ارے قرآن و حدیث ہمیں یہ کب سکھاتی ہے کہ کوئی پشت پر خنجر مارے تو اف نہیں کرنا، بلکہ مارنے والے کو شہ دینی ہے کہ یہ لو بھائی گردن بھی کاٹ دو۔ زہرا کو اس کی بات بہت بری لگی تھی۔ ایک کمرہ 4 لڑکیاں شیئر کرتی تھی اور اس وقت ان دونوں کے علاوہ کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ طیبہ نے گہری نگاہیں اس کے وجود پر ڈالیں۔ میں نے گردن نہیں کاٹی تمہاری، تمہیں سندل بی کا پیغام دیا ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ قہوہ تم بناؤ، اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ان کے مہمان آئے ہیں ہری حویلی سے، وہ چاہتی ہیں کہ ان کی خدمت میں تمہارے ہاتھ کا قہوہ پیش کیا جائے۔ زہرا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ دل کی دھڑکن کی لے بدلی تھی۔ اس نے طیبہ کے جملے کے آخری حصے کو ذہن کے کسی گوشے میں تبرک کی طرح محفوظ کیا تھا۔ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ سارے جملے ذہن سے اڑن چھو ہو گئے تھے جو وہ طیبہ کو ایسا تانا دینے پر سنانے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ ہاری حویلی سے مہمان آئے ہیں، لفظ اس کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے تھے۔ یہ تو خوشخبری تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ترنت اٹھی۔ تم پہلے بتا دیتی، معاف کرنا میں زیادہ بول گئی۔ اس نے کھینچ کر تولیہ بالوں سے الگ کیا تھا۔ عام حالات میں وہ کبھی ایسا معذرت خواہانہ جملہ ادا نہ کرتی، بالخصوص اس قرآن و حدیث والے جملے کے بعد، لیکن اب ایک ہی ساتھ میں سب بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔
उसने दुपट्टा दुरुस्त किया, पेशानी पर आए नम बालों को हाथ से दुपट्टे में छुपाया और बाहर निकलने के लिए दरवाजे की जानिब लपकी। फिर जाने क्या याद आया कि पलटकर वापस आई। कमरे में आईना नहीं था, मगर स्याह कपड़ों वाली अलमारी की सतह चमकीली थी और उसमें अपना अक्स वाज़े देखा जा सकता था। उसने अलमारी के सामने खड़े होकर अपने लिबास का और अपना भरपूर जायज़ा लिया और बाहर निकल गई। 2 कहवे के कप तैयार करने में वक्त ही कितना लगता है। 5 मिनट में उसने ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग रकाबियों में सजा कर रखा। फिर फ्रिज में तलाश करने लगी। दरसगाह में 2 बड़े फ्रिज और एक फ्रीज़र था। वो लड़कियां जो शाम को वापस चली जाती थी वो अपना ताज़ा खाना फ्रिज में रखती थीं। अगर किसी के घर से कुछ सौगात ज़्यादा मिकदार में आती थी तो वो फ्रीज़र में महफूज की जाती थी। उसे याद आया, हफ्ता पहले किसी ने सूजी का हलवा भिजवाया था। उसने बहुत तलाश बसियार के बाद फ्रीज़र से वो हलवा निकाला, फिर उसे अवन में गर्म किया। वो अपनी कारकर्दगी से खुद ही काफ़ी मुतमईन हो गई थी। कहवे की ट्रे अब मुकम्मल तैयार थी। उसने इत्मीनान भरी सांस ली, धड़कते दिल को काबू किया और संदल बी के कमरे की जानिब चल दी, मगर रास्ते में ही आपा मिल गई। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मैं किचन में ही आ रही थी। लाओ दो। उसने ट्रे उसके हाथ से थाम ली और वो देखती रह गई। उसे पता था उसे इस तरह अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी दिली ख्वाहिश थी कि वो अंदर खुद ये ट्रे ले जा पाती। उसका दिल टूट गया। वो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई थी। आपा 2 मिनट में ही कमरे से वापस आ गई थी। यहाँ क्यों खड़ी, जाओ अब, उसने घुर्क कर कहा। वो सफाई सुथराई के लिए दर्स का आया करती थी, मगर उसे इख्तियार था कि वो जब चाहे सारी तालबात की खिंचाई भी कर सकती थी। ज़हरा को अब की बार दुख नहीं हुआ था, बल्कि गुस्सा आया था। वो धप धप करती अपने कमरे की जानिब चल दी। उसके गुमान में भी नहीं था कि वहाँ अलग अदालत लगी होगी। ये आ गई है, आप इससे खुद पूछ लें। मैंने इससे सिर्फ इतना कहा था कि संदल भी कह रही हैं तो कब कहवा बना दो, मगर ये भड़क उठी। तैयबा उसकी शिकायत ताई शाहिदा को लगा चुकी थी। उन्होंने उसका चेहरा देखा जो बिल्कुल जर्द हो रहा था। ऐसा लगता था आंसू आंखों की दहलीज पर हुक्म के मुंतज़िर बैठे हैं। जैसे ही इज़्न मिले वो बाहर की जानिब रवाना हो। हाँ तो क्यों कहा था तुमने ये? तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। कुरान और हदीस पढ़ने वाली लड़कियों के सीने में दिल नहीं होता क्या? उनकी ख्वाहिशात नहीं होती क्या? वो पत्थर की मूर्तें होती हैं क्या? ज़हरा से बाकी का जुमला मुकम्मल नहीं हुआ था। उसे हर चीज़ बुरी लग रही थी और उसका बस नहीं चल रहा था कि अपना सर ही दीवार में दे मारे। वो ढह जाने वाले अंदाज में बिस्तर पर बैठी और फिर एकदम पता नहीं क्या हुआ, वो रोने लगी थी। आंसू उसकी आंखों से भल भल बहने लगे थे। ताई शाहिदा और तैयबा हैरत ज़दा उसका चेहरा देखती रह गई थी। ये हुआ क्या है? पोशिश वाले लड़के ने उसके चेहरे की जानिब देखते हुए पुरसोच अंदाज में सवाल किया था। जीप की सीट बिल्कुल उधड़ी हुई लग रही थी और ये 1 घंटे में होने वाला काम नहीं था। सीट की मुरम्मत में काफ़ी वक्त लग जाना था। कितनी बार पूछोगे ये बात? कह तो रहा हूँ, कुत्ते ने कर दिया है सीट का ये हशर, विरासत ने उकता कर कहा। लड़के ने आंखें घुमाकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा। खान, तुम कुत्ते के साथ गाड़ी में कर क्या रहे थे जो वो इतना भड़क उठा? सारी सीट ही नोच डाली। विरासत ने उसकी बात में छुपे इशारे को समझने की कोशिश की, फिर खा जाने वाले अंदाज में उसे देखा। बंद करो अपनी बकवास खबीस के बच्चे, बहुत ज़ुबान चलने लगी है तुम्हारी। काम करना है तो करो, वरना बता दो मैं कहीं और चला जाता हूँ। वो उसे तनबीह कर रहा था। लड़का हंसा। इस इलाके में सीट की मुरम्मत वगैरह करने वाली यही वाहिद दुकान थी और विरासत पहले भी इसी दुकान से काम करवाता रहा था। लड़का उसे पहचानता था। मजाक कर रहा था खान, काम शुरू करने लगा हूँ। मुझे क्या, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा कुत्ता, जो मर्जी करो। वो उसे चिढ़ा रहा था। विरासत ने हाथ लहराकर फिज़ा में घुमाया जैसे उसे थप्पड़ लगाने लगा हो, मगर लगाया नहीं। काम करते हो या 2 लगाऊं? पागल का बच्चा, मस्खरियाँ करने के लिए यही वक्त मिला है तुम्हें? जल्दी करो, देर हो रही है मुझे। खान, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो इसलिए कह रहा था कि ये कुत्ते के पंजे के निशान नहीं लगते, ये खंजर का वार लग रहा है। मेरी मान लो किसी कुत्ते ने नहीं, इंसान ने किया है ये। वो इतला नहीं दे रहा था बल्कि जता रहा था। विरासत जानता था कि ये कुत्ते की कारस्तानी नहीं है, मगर इस बच्चे के सामने उसका एतराफ़ करने की ज़रूरत क्या थी? तुम मान क्यों नहीं जाते? कुत्ता ही था। मैं उसे गाड़ी में छोड़कर मस्जिद चला गया था। वो गाड़ी में बंद बैठा रहने के बायस घबरा गया होगा शायद, इसलिए। विरासत ने नहायत बेजारी से उसे देखा। वो लड़का लसूड़े की तरह अपने मौक़िफ़ से चिपक ही गया था। ठीक है, तुम्हें भड़कने की ज़रूरत नहीं है। तुम वहाँ बैठ जाओ। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि किसी ने दुश्मनी में ऐसा ना कर दिया हो। वो बहुत बातूनी वाक़या हुआ था। उसका हर जुमला विरासत के गुस्से में इजाफ़ा कर रहा था। तुम्हारा दिमाग ख़राब है जाहिल इंसान। किसमें हिम्मत है कि खान हबीबुल्ला खान की जीप पर हमला करे? ऐसा कोई मर्द का बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। वो पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया था। लड़का फिर हंसा। हो सकता है कोई मर्द की बच्ची हो। औरत ज़ात भी बड़ी तेज़ हो गई है आजकल खान। दुश्मनी तो उसकी भी सहना आसान नहीं है। सीट को अलहदा करते हुए वो बोला था। विरासत ने पाँव से भारी चप्पल उतारी और ज़ोर से उसकी पुश्त की जानिब उछाल दी। फिर दूसरे पाँव से दूसरी चप्पल उतारी और वो भी उतनी ही कुव्वत से उसे दे मारी।
लड़का हंसते हुए अपने काम में मसरूफ़ रहा, जैसे उसके लिए ये आम सी बात हो। विरासत उसका पुराना कस्टमर था और आज कुछ उकताया हुआ लगता था। अब अगर तुम एक लफ्ज़ भी बोले तो मैं तुमको कत्ल कर दूंगा। ये एक पठान का दावा है, याद रखना, विरासत ने दांत चबाकर कहा था। माफ़ी खान, माफ़ी, अब नहीं बोलूँगा कुछ, तुम तहम्मुल से बैठ जाओ वहाँ। ओ हिकमत, खान को पानी पिलाओ, उसने हंसते हुए खुद से छोटी उम्र के कारीगर को आवाज़ दी थी। विरासत ने मज़ीद कुछ नहीं कहा था, वो कुर्सी पर बैठा रहा। उसकी ज़हनी हालत पहले ही कुछ मखदूश थी। खान की मेहमान लड़की उसके लिए मौमा बनती जाती थी। वो उसकी बात से इनकार करके उसे जीप में तन्हा बैठा छोड़कर चला गया था। उसे खुशल खान को मानसेरा बाईपास से पिक करना था। वो ये सोचकर वापस नहीं आया था कि शायद वो थक कर वापस चली जाएगी, लेकिन ये दौरानिया इतना ज़्यादा नहीं था कि गाड़ी की सीट की इस कदर तबाही मच जाती। विरासत के गुमान में भी नहीं था कि वो गाड़ी की सीट का हशर नशर कर देगी। उसका गुस्सा ज़्यादा तेज़ था, या उसका वो तेज़धार आला जिससे उसने चंद मिनट में ये सब कर डाला था। लेकिन जो भी था हैरान कुन था। उस लड़की के साथ मसला क्या था? उसने फ़ौरन हबीबुल्ला खान को बताया था। खान को बताना भी आसान नहीं था, बिलखसूस हवेली की औरत के मुतल्लिक। उनके यहाँ इस तरह की बात की ही नहीं जाती थी। विरासत, तुम ये बात फ़िलहाल किसी से नहीं कहोगे, किसी से भी नहीं। तुम बस यही कहोगे कि गाड़ी में कुत्ता बिठा दिया था, उसने ये सब कर डाला। मैं दरसगाह से इसको तावीज़ ला कर देता हूँ, तुम खुश इल्हान को ले आना। खान ने उसे हिदायत दी थी। विरासत इस हिदायत के बाद मज़ीद मशकूक हो गया था। जवान औरत है, देखने में कितनी खूबसूरत लगती है। बोलते वक्त अंदाज़ा भी नहीं होता कि इसके साथ ये मसला है। मगर भूत प्रेत का भरोसा है कोई? किसी पर भी काबू पा लेते हैं, किसी को भी बेबस कर सकते हैं। मगर खूबसूरत है, कभी अंदाज़ा नहीं हो सका था ऐसा, हालांकि शहर की पढ़ी लिखी है। मगर 10 मिनट में इतनी ताकत आ जाना कि पूरी सीट उधेड़ डाली। ये भूत प्रेत का काम था, इंसान ये हरकत नहीं कर सकता था। लेकिन विरासत सोचता चला जा रहा था और ख़ुद को ही रद्द करता चला जा रहा था। उसका जहन ये मानने को तैयार नहीं था, लेकिन हक़ाइक़ कहते थे खान की ये नई मेहमान आसेब ज़दा थी। कैसे हो खुशल? मासी हबीबा उसको देखकर काफ़ी खुश थी। उसने मुस्कुरा कर उसे देखा। मैं ठीक हूँ मासी, आप ठीक हो? उसने उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वो इतनी सी बात पर ही खुश हो गई थी। अल्फाज उनकी समाअतों तक तभी पहुँचते थे जब वो सुनने वाला आला कान से लगाती थी, लेकिन तासुरात तो आंखों से पहचाने जाते हैं और उनके लिए खुशल की मुस्कुराहट ही काफ़ी थी। वो सोफ़े पर बैठा हुआ था और दिल ही दिल में हैरान हो रहा था कि गुले अब तक मिलने क्यों नहीं आई, वरना तो वो उसकी आमद की इतला के साथ ही गेट पर खड़ी हो जाने वालों में से थी। इसी दौरान उसने किसी चीज़ को सामने दरवाजे से निकलकर अंदर की जानिब जाते देखा। वो ज़रा सा अलर्ट होकर बैठा। वो एक कुत्ते का स्याह रंग का पिल्ला था। उसकी गर्दन के गिर्द पट्टा डाला हुआ था। उसने मुतजस्सिस हैरानकुन सवालिया अंदाज में मासी का चेहरा देखा। वो ही नहीं, हवेली में भी सब जानते थे कि गुले को कुत्तों से किस कदर नफ़रत थी। वो उस रास्ते से भी कन्नी कतरा कर गुजरती थी जहाँ कुत्ते नज़र आने का इम्कान होता था। ये उस लड़की का है, खान ने रखने की इजाज़त दी है। बड़ी जहर लड़की है, किसी की नहीं सुनती। मासी ने उसकी नज़रों के ताक़ुब के बाद अंदाज़ा लगाया था कि वो क्या पूछना चाह रहा है, इसीलिए पश्तों में जवाब दिया। चेहरे पर नापसंदीदगी चमकने लगी थी, जैसे शिकायत कर रही हो। गुले ने कुछ नहीं कहा, उसे तो लफ्ज़ कुत्ता सुनकर ही उल्टी होने लगती थी। अपनी चहीती को रोका नहीं उसने। तंज खुद ब खुद उसके चेहरे पर चमकने लगा था। तुम्हारे लिए खाने को लाती हूँ कुछ। खाना पीना मासी हबीबा का पसंदीदा टॉपिक था। उसने खुश इल्हान का सवाल सुना था, ना उसे मज़ीद कोई दिलचस्पी थी। वो किचन की जानिब चल दी थी। खुश इल्हान सोफ़े की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया। चेहरा उतर सा गया था। दिल में मज़ीद शिकायतें पैदा होने लगी थी। कुत्ते का पिल्ला दुम हिलाते हिलाते सोफ़े के पीछे चल दिया था। खुश इल्हान ने ज़रा सा ऊपर को उठकर देखा। वो पिल्ला मटक मटक कर आगे बढ़ने की कोशिश में चलता हुआ काफ़ी क्यूट लग रहा था। खुश इल्हान को कुत्ते पसंद थे, लेकिन उसने भी कभी इस हिस्से में उन्हें लाने की जुर्रत नहीं की थी, क्योंकि गुले इसी एक मौजू पर निहायत सख्त थी और अपने मौक़िफ़ से 1 इंच नहीं हटती थी। खुश इल्हान के दिल में मौजूद शिकायत में मज़ीद इजाफ़ा हुआ। उसे एकदम अफसोस हुआ वो क्यों आया था हवेली। उसे तो किसी ने वापस आने को नहीं कहा था। वो मज़ीद नाराज़ रह सकता था। जब किसी को उसकी परवाह नहीं थी तो वो क्यों उन सब की परवाह कर रहा था। आज से पहले कभी खान बाबा ने मुझे पिक करने के लिए सुजुकी नहीं भेजी थी, कभी हवेली में कुत्ता नहीं रखा गया था, और ये कभी नहीं हुआ था कि मुझे आए घंटा गुजर चुका हो और गुले अपने कमरे से ही ना निकली हो। लारेब, तुम फसाद की जड़ नहीं हो, तुम फसाद का एक तनावर दरख्त हो जिसके साए में भी आग जैसी तपश है। वो खोलते हुए जहन के साथ सोच रहा था। लारेब अचानक ही इस तरफ आ गई थी। उसे पता नहीं था कि खुश इल्हान आया हुआ है। उसे अगरचे उसकी आमद और रवानगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन वह यूं ही बस दरवाजे के बाहर रुक गई थी। खुश इल्हान सोफ़े पर इस अंदाज में बैठा था कि उसकी पुश्त दरवाजे की जानिब थी। वो किसी चीज़ पर निगाहें जमाए बैठा था।
उसने ज़रा सा आगे होकर उस तरफ देखना चाहा। इसी असना में नन्ना मुन्ना पिल्ला दुम हिलाता हुआ बाहर की जानिब आया था। लारेब को तब अंदाज़ा हुआ कि खुश इल्हान दरअसल उसके डेविल की जानिब देख रहा था। ये पिल्ला आज ही खान बाबा ने उसे गिफ्ट दिया था, हालांकि वो इसकी तवक्का नहीं कर रही थी। वो विरासत को सज़ा देने की खातिर ब्लेड से जीप की ड्राइविंग सीट का हशर नशर कर आई थी और उसे लगता था खान बाबा उससे नाराज़ होंगे। अपने कमरे में आते ही जब उसका तनफ़्फ़ुस बहाल हो गया, उसने 2 गिलास पानी पी लिया तो उसे एहसास होना शुरू हो गया था कि उसने ठीक नहीं किया। वो शायद मज़ीद कुछ देर एहसास नदामत में पड़ी रहती, लेकिन खान बाबा ने उसे एक क्यूट से पिल्ले का तोहफ़ा भिजवा दिया था। वो इतना प्यारा, इतना नर्म व नाजुक था कि लारेब सब भूल गई थी। उसने उसका नाम डेविल रखा था। उसके साथ कुछ देर खेलने के बाद वो उनका शुक्रिया अदा करने लाउंज में आई तो वो और गुले दोनों ही मौजूद नहीं थे। वो जानबूझकर डेविल को इस हिस्से में छोड़ गई थी। वो गुले को जताना चाहती थी कि खान बाबा ने उसे फ़ौक़ियत दी है, मगर गुले भी खान बाबा के साथ कहीं गई हुई थी। इसीलिए डेविल को वहीं छोड़कर वो अपने कमरे में चल दी थी। मगर खुश इल्हान जिस अंदाज में उसके खिलौने को देख रहा था, ये उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उसके वजूद में सख्त नफ़रत की लहर उठी। उसे अपने पूरे बदन में एकदम ही गरम गरम लावा पकता हुआ महसूस हुआ। वो जो उसका दोस्त नहीं था, उसे उसके डेविल को इस तरह शफ़क़त से देखने का हक़ भी नहीं था। उसका दिल चाहा वो खुश इल्हान को कच्चा चबा जाए। वो इंतहाई गुस्से के साथ अंदर दाखिल हुई थी। इस कदर कमज़ोर क्यों हो रही हो गुल? वो हमेशा की तरह इंतहाई शफ़क़त भरे अंदाज में पूछ रही थी। एक बेबस सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। फिर उसने सख्ती से तरदीद करने को गर्दन हिलाई और साथ ही मुँह का ज़ाविया इस तरह का बनाया जैसे उनकी बात से सख्त इख्तलाफ हो, मगर ये इख्तलाफ मुस्कुरा कर किया जाए। उनके चेहरे पर फैली मोहब्बत और शफ़क़त बढ़ने लगी, लेकिन गुले को उनका चेहरा आज पुरनूर लगा, ना ही पुरशफ़क़त। उसका दिल मलाल से भरा हुआ था। वो यहाँ नहीं आना चाहती थी, लेकिन हबीबुल्ला खान उसे ज़बरदस्ती यहाँ लाए थे। हवेली के सहन में खड़ी जीप की कटी फटी सीट ने भी उसके दिल की हालत गैर कर दी थी। एक धान पान सी लड़की इस कदर जंगली कैसे हो सकती है? सारा रास्ता वो यही सोचती रही थी। उसे खुश इल्हान का तर्ज़ अमल ठीक लगने लगा था। अगरचे हबीबुल्ला खान ने उसे कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसने विरासत से सुनगुन ली थी और लाख उसने कोशिश की कि वो लारेब का नाम जाहिर ना करे, मगर गुले को अंदाज़ा हो गया था कि ये कारिस्तानी उसी की थी और तब से उसका दिल मज़ीद डोल रहा था। मज़ीद बरा हरी हवेली के दालान में खेलते भागते कुत्ते, खोशल खान की नाराज़गी और फिर उसकी आमद पर हवेली में माँ बाप की गैर मौजूदगी, ड्राइवर विरासत का लारेब के साथ इस कदर मेल जोल, कुछ भी तो ऐसा नहीं था जो उसने सोचा था। वो सादा सी औरत थी और सादा ख्वाब देखने पर राज़ी रहा करती थी, मगर उसके हिस्से में सिर्फ नुकसान आ रहा था। हवेली की मलकियत उससे छिनती नज़र आ रही थी और सबसे बड़ा खसारा था वो शख्स था जिसकी मोहब्बत में उसने ये बेजोड़ रिश्ता बांधा था, वो भी उसका नहीं था। वो यहाँ ऐसे बैठा था जैसे कोई जोगी किसी मंदिर में किसी देवी के कदमों में जा बैठे और गुले को यही अमर तकलीफ़ दे रहा था। वो लाख इनकार करता, मगर उसकी आंखों से जो छलक रहा था वो अकीदत नहीं थी, वो इश्क ही था। और इस इश्क की तकलीफ़ गुले के दिल को आरे की तरह काट रही थी। वो जब तक बेखबर थी सब ठीक था, लेकिन अब जब कई एक राज आहिस्ता आहिस्ता आया हो रहे थे तो परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। उसके चेहरे पर जो नुमाया था वो कमज़ोरी या नकाहत नहीं थी, बल्कि हुज़्न व मलाल था, दुख था। संदलबी ने उसके चेहरे से निगाहें हटा ली थी, मगर उसके तासुरात उनके दिल पर स्कैन हो गए थे। क्यों हबीब साहब, आप ख्याल नहीं रखते इनका? देखिए चेहरा कैसे उतरा हुआ है। वो अब हबीबुल्ला खान की जानिब मतवज्जा थी। वो उससे भी ज़्यादा बेबसी से मुस्कुराए। मुझे इस काम के अलावा और कुछ आता ही नहीं है बीबी। ज़िंदगी में सबका ख्याल रखने के अलावा मैंने और किया ही क्या है? संदलबी चंद लम्हे के लिए चुप सी हो गई, जैसे अल्फाज ना मिल रहे हों। फिर उन्होंने सर हिलाया। खुशकिस्मत हैं आप हबीब साहब, अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है उन्हें ही ये कार्य अजीम सौंपता है। हर शख्स के नसीब में नहीं आया करता ये। अब की बार हबीबुल्ला खान चुप रह गया था। गुले का दिल चाहा अपनी जगह से उठे और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाए। उसे उलझन होने लगी थी उस शख्स से, इस सूरत हाल से, इस जगह से, इस माहौल से, उस औरत से। हालांकि आज से पहले वो कई कई घंटे इस जगह, इस औरत की मौजूदगी में बैठकर सुकून महसूस किया करती थी, मगर अब सूरत हाल बदल रही थी। उसने दिल ही दिल में सूरत फातिहा की तिलावत करनी शुरू कर दी। वो नहीं चाहती थी कि उसका दिल मज़ीद उलझे और उसका चेहरा मज़ीद खुली किताब बन जाए। हबीबुल्ला खान ने उनकी तवज्जो हटाने की गर्ज से अपने मसाइल बयान करने शुरू कर दिए थे। मौसम की शिद्दत के मसाइल, सियाहत के मसाइल, सरकारी लग्जिशों और लापरवाही के मसाइल, इस्लामाबाद के मसाइल। गुले की अदम दिलचस्पी और बेजारी बढ़ने लगी। इनमें एक भी मसला वो नहीं था जिसको सुनने की आरज़ू गुले को थी। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि हबीबुल्ला खान संदलबी को उस आसेब के बारे में बताएं जो हरी हवेली को स्याह बनाने पर तुला था। वो मुसलसल अपनी उंगलियां चटखाने में मशगूल थी।
اسے احساس نہ ہو سکا تھا کہ سندل بھی گاہے بگاہے اس کے چہرے پر بہت تفصیلی نظر ڈالتی ہیں۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے کمرے میں داخل ہوئی تھی، تب تک وہ پلہ میز کے گرد ایک چکر لگا کر خوش الہان کے پاؤں میں لوٹنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ٹیول ادھر آؤ، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ گررا کر بولی تھی۔ پلے کو ابھی اپنے نئے نام سے واقفیت بھی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اس نے ذرا پرواہ نہ کی، بلکہ وہ خوش الہان کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ خوش الہان نے اپنے پاؤں ذرا پیچھے کی جانب ہٹا لیے۔ اسے بھی ایسے پلے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی جس کی مالکن کا چہرہ دیکھنا بھی وہ پسند نہیں کرتا تھا۔ بلا اپنے آپ میں مگن گھوم کر دم ہلاتا ہوا دوبارہ صوفے کے پیچھے چلا گیا۔ وہ کھولتی ہوئی صوفے کے پیچھے گئی تھی، تب تک بلا صوفے کے نیچے گھس چکا تھا۔ خوش الہان نے اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بظاہر نگاہیں موبائل اسکرین میں گم کر لی تھیں، مگر اس کا شاہانہ انداز دل جلانے والا ہی تھا۔ ٹیول، بدتمیز، یہاں آؤ فوراً! وہ نیچے بیٹھتے ہوئے پہلے سے زیادہ تیز لہجے میں چلائی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ خوش الہان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس لڑکی کو ایک زوردار تھپڑ مار دینے کی خواہش کو بدقت دبایا تھا، لیکن جب وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی تو اسے کیا پڑی تھی کہ اپنے دل میں پلنے والی خواہش کا اظہار کرتا یا اسے عملی جامہ پہناتا۔ وہ مزید ریلیکس ہو کر ٹانگیں پسار کر اپنی نشست پر ڈٹ کر بیٹھ گیا، جیسے کوئی انتہائی پسندیدہ مووی دیکھ رہا ہو۔ اسے اب مزہ آنے لگا تھا۔ وہ لاریب کی فطرت سے بخوبی آگاہ تھا۔ اپنے کھلونوں سے لے کر اپنی کتابوں کاپیوں تک وہ ہمیشہ ہی ایسی پوزیسو تھی۔ خوش الہان کی نظر بھی اس کی کسی چیز پر پڑ جاتی تھی تو وہ اسی طرح آگ بگولا ہو جایا کرتی تھی۔ اب بھی وہ تپ رہی تھی تو خوش الہان کیوں نہ لطف لیتا؟ آخر وہ بھی تو اسے ہمیشہ ناگواری میں مبتلا کرنے کے شوق میں مبتلا رہی تھی۔ وہ بلا بھی جرمن شیفرڈ تھا جو اپنے قد کاٹ میں ذرا اونچے ہوتے ہیں، اور صوفے کے نیچے گھس کر اس بلے کو اس کی مرضی کے برخلاف نکالنا لاریب جیسی دھان پان لڑکی کے لیے اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ وہ لاریب کی نسبت خوش الہان سے زیادہ مانوس تھا، اسی لیے چند لمحوں بعد ہی وہ دوبارہ خوش الہان کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے دل میں بھی انتقامی شرارت اس قدر زور پکڑ رہی تھی کہ اس نے جانتے بوجھتے ہوئے موبائل ایک طرف رکھا اور پلے کو گود میں بھر لیا، پھر خوب محبت سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے طنزیہ انداز میں لاریب کا چہرہ دیکھا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ خوش الہان نے ذرا پرواہ نہ کی، بلکہ وہ محبت سے اسے اپنے ساتھ لگائے اس کے ساتھ کھیلنے میں مگن رہا تھا۔ لاریب کے چہرے پر خفگی کے ساتھ بے بسی کا عنصر بڑھنے لگا تھا۔ وہ چند لمحے ان دونوں کی جانب دیکھتی رہی۔ اس کے تیز تیز سانس لینے کی آوازیں خوش الہان دور بیٹھا بھی سن سکتا تھا، اور یہ صورتحال اسے گدگدا رہی تھی۔ اپنے تئیں اس نے صحیح شاٹ لگائی تھی۔ اس نے لاریب کو جتا دیا تھا کہ یہ اس کا گھر نہیں تھا، یہ خوش الہان کی ہری حویلی تھی، یہاں اس کی مرضی نہیں چل سکتی تھی۔ چند مزید لمحے اسی طرح گزر گئے۔ خوش الہان جان بوجھ کر پلے کو ساتھ چمٹائے بیٹھا اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ پھر اس نے لاریب کو پلٹتے دیکھا تھا، وہ باہر کی جانب جا رہی تھی۔ خوش الہان نے پلے سے ساری توجہ ہٹا کر لاریب کی پشت کو دیکھا۔ عقب سے بھی اس کے جھکے ہوئے کندھے صاف محسوس کیے جا سکتے تھے۔ اسے کہتے ہیں مات، اس نے دل میں سوچا۔ چہرے پر انتہائی گہری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں خان؟ کلے نے اچانک ہی سوال کیا تھا۔ گاڑی اپنی اسی مخصوص سست رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی جو خان کا خاصہ تھی۔ حبیب اللہ خان کو ہر کام تحمل سے ہی کرنے کی عادت تھی۔ گلے نے خان کو کبھی بھی تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کرتے نہ دیکھا تھا، اسی لیے اسے دو چیزوں کی عادت ہو گئی تھی، ایک تو گاڑی سست روی سے چلے گی اور دوسرا سارا راستہ خاموشی سے کٹے گا۔ وہ کم گو تھے، مگر گلے کو پہلی بار لگا کہ مدرسہ جامعۃ الاسلامیہ نور القلوب سے واپسی پر خاموشی ان پر ہمیشہ زیادہ تندی سے حملہ آور ہوتی تھی، اور ان کی گاڑی کی رفتار ضرورت سے زیادہ آہستہ ہوا کرتی تھی۔ اس نے اپنے ان تمام خدشات کو رد کرنے کی حتی الامکان کوشش کر ڈالی تھی، مگر صبر نہ ہو پا رہا۔ دل میں عجب پکڑ دھکڑ مچی تھی، اس لیے بس اچانک ہی خان کو مخاطب کر بیٹھی۔ حالانکہ وہ کیا سوال کر سکتی تھی، چیزیں جتنی عیاں ہو چکی تھی اس سے زیادہ کی تو ضرورت ہی نہ رہی تھی۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ یہ سب باتیں جو اسے اب پتہ چل رہی تھیں یہ اسے کم یا زیادہ پہلے سے پتہ تھیں، مگر تب اسے یہ یقین رہا تھا کہ خان کے دل میں وہ بستی ہے۔ مگر اب چند دن سے ہر چیز طے و بالا ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے اس کے تخت سے بے دخل کر دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ اندیا بھی دیا گیا تھا کہ آپ جو خود کو ملکہ سمجھ رہی تھیں دراصل کنیز کی نشست پر بیٹھنے کے قابل تھیں۔ تبھی تو اسے ہر مرحلے پر نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ اس کا بیٹا اس کی شکل دیکھنے کو تیار نہ تھا، اس کے باورچی خانے پر اس کا تسلط کم ہو رہا تھا، اور تو اور اس کی حویلی کے اندر کتا بھی آ گیا تھا۔ اسے اپنے کھاتوں میں آج کل خسارہ اس قدر نمایاں نظر آنے لگا تھا کہ وہ انہیں شمار کرتے کرتے تھکنے لگی تھی۔ خوشل کی ناراضگی بھی ملال بن کر اسے کھائے چلی جا رہی تھی۔ حبیب اللہ خان سوالیہ انداز میں اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں پر سن گلاسز لگے تھے اور چہرے پر سپاٹ سے تاثرات تھے۔ گلے کو خواہ مخواہ خلجان ہونے لگا، اس قدر پتھر انسان سے وہ کیا سوال کرتی؟
हालांकि दिल चाह रहा था कि चीख चीख कर उन्हें एहसास दिलाती कि उन्होंने उसके साथ बड़ी ज्यादती कर डाली थी। गुल लाला इतने तजब्जब का शिकार क्यों हैं? पूछ लीजिए ना जो पूछना चाहती हैं। मज़ीद कुछ नहीं बचा जो आपसे छुपा सकता हूँ, बेफिक्र हो जाइए। हबीबुल्लाह को उसके दिल तक इस कदर रसाई थी। वो जो सोच रही थी खान उसे बयान कर रहा था। आपको लारेब के बारे में बात करनी चाहिए थी, आपको उसके बारे में बताना चाहिए था। आप यही करने आए थे खान, मगर आपने कुछ कहा ही नहीं। गुले कहे बगैर ना रह सकी। हबीबुल्लाह खान के चेहरे पर ज़रा सी देर को मुस्कुराहट चमकी और गायब हो गई। ये सवाल है या शिकवा? वो शायद उसकी खफकी को महसूस कर रहे थे। गुले खामोशी से विंड स्क्रीन से बाहर देखती रही। लारेब के बारे में क्या बात करता और क्यों करता? वो हमारी बेटी है, हमारे घर की इज्जत है। ये सच है कि मैं यही बात करने आया था, मगर मुझे मुनासिब नहीं लगा। गुलाला, उसके मुतल्लिक किसी से बात करने में हमारा ही नुकसान था। हबीबुल्लाह खान ने उसको खामोश देखकर खुद जवाब दे दिया था। गुले ने गर्दन मोड़कर उन्हें देखा। उसकी आंखें भरने लगी थीं। ये शख्स इस कदर लाताल्लुक क्यों लगने लगा था? खान, वो जो हमारे साथ हो रहा है वो नुकसान है। उसे नुकसान कहते हैं। इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता किसी और का। समझने की कोशिश करें कि हम हैं जो घाटे में हैं। वो एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देकर बोल रही थी। उसका अंदाज़ कुछ जारहाना हो गया था और हबीबुल्लाह खान को इस अंदाज़ की आदत ना थी। गुल लाला, आपको हो क्या गया है? कल की बच्ची को हरीफ बना लिया है आपने अपना। उनके चेहरे पर खफकी बढ़ने लगी। बच्ची? उसने तल्खी से दोहराया। उसे ये लफ्ज़ ही आग बगोला कर गया था। आपको समझ में क्यों नहीं आता? वो लड़की जिसे आप बच्ची कह रहे हैं, धीरे धीरे ये बच्ची हम सबको निगल लेगी। वो पहले ही हमें लुकमा लुकमा करके खा रही है, चबा रही है हमें। आप रहम करें हम पर, खुदारा हम पर रहम करें। उसका लहजा रुंध गया। वो यकदम बैठे बैठे खान की जानिब मड़ी और उनका कंधा थाम लिया। मेरी बात माने खान, वो जिनका असासा है उन्हें वापस कर दें। हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमें बचा लें खान, खुद को, मुझे, मेरे बेटे को बचा लें। वो इल्तिजा कर रही थी। ये नहीं होगा गुल लाला, हबीबुल्लाह खान की ज़िंदगी में तो कभी नहीं। आप बखूबी जानती हैं हमारे यहाँ वापसी का रास्ता होता ही नहीं है। उनके लहजे में इस दर्जा तल्खी गुले ने पहली बार महसूस की थी। एक लम्हे का तवक्कुफ़ करके वो मज़ीद बोलने लगे थे। हमारे यहाँ तो भेड़ बकरी भी आ जाए तो हलाल होकर हवेली से निकलती है। आप एक जीती जागती लड़की वापस करने की बात कर रही हैं। किस बिरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं? भूल गई हैं क्या? उन्होंने उसके हाथ नहीं झटके थे, मगर उनका अंदाज़ इस कदर सपाट था कि गुले के हाथ खुद ब खुद उनके कंधे से फिसल गए थे। वो उनके सख्त लहजे से खाइफ भी हो चली थी। आंसू रोकना मुहाल हो रहा था। रोती तो खान की नाराज़गी का डर था। उससे बेहतर कौन जानता था कि पठान मर्द दिल लगी के आंसू बर्दाश्त कर लेते हैं, खफकी के नहीं। बिरादरी को तो अभी कुछ पता ही नहीं है। अभी तो ये राज कमरों की दीवारों तक भी नहीं पहुंचा। बिरादरी तक कैसे पहुंच जाएगा खान? उसने बड़बड़ाने वाले अंदाज में कहा था। हबीबुल्लाह खान इस बात पर खामोश रह गए थे, लेकिन अब की बार यह खामोशी जानलेवा थी। ये खामोशी उसे बावर करवा रही थी कि उसकी औकात क्या है। ये खामोशी उसे बावर करवा रही थी कि उसकी बात की ज़रा सी भी अहमियत नहीं थी। ये खामोशी उसे बावर करवा रही थी कि उसका मौक़िफ़ सुनने में किसी को दिलचस्पी नहीं थी। और ये खामोशी उसे बावर करवा रही थी कि उसका खामोश रहना ही बेहतर था। गुले मज़ीद कुछ नहीं बोली, मगर सीने के उस हिस्से में बोझ पड़ने लगा था जहाँ दिल रहता था, और जो दिल में रहता था वो ज़िंदगी में पहली बार पराया लगने लगा था। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा। वो रो रही थी, मुसलसल और बेतहाशा। ताई शाहिदा को अब उसकी आहोज़ारियाँ बेचैन करने लगी थीं। वो बहुत सख्त गिर खातून थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो हर वक्त लड़कियों को डांट डपट करती रहा करती थी। वो किसी को खामोश रहने का कह देती थी तो उसकी मजाल नहीं होती थी कि दोबारा से कोई बहस करे या उनकी बात से इख्तलाफ करे। उनकी आंखों के तासुरात ही हर मुश्किल सूरत हाल को संभालने के लिए काफ़ी हुआ करते थे। मगर ज़हरा कब से रोए चली जा रही थी और उनके चुप करवाने और तसल्लियाँ देने पर भी उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तैयबा शर्मसार सी मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ी थी। तुम इस तरह रोकर क्या साबित करना चाह रही हो ज़हरा? क्या तुम एक नासमझ बच्ची हो? क्या तुम अभी अभी दरसगाह में आई हो? उन्होंने जिच होकर कहा था। ज़हरा ने हिचकी सी भरकर गर्दन नफ़ी में हिलाई। उनका लहजा पहले की निस्बत मज़ीद सख्त हो गया था। अच्छा ठीक है, तुम अगर मज़ीद रोती रही तो सूरत हाल बिल्कुल मेरे हाथ से निकल जाएगी। पहले ही 2 लड़कियां दरवाजे से आकर पलट गई हैं। संदल के मेहमान जाने वाले हैं, उन तक ये खबर पहुंच चुकी होगी कि उनकी चहेती हाफजा ज़ार ज़ार रो रही है। वो खुद तुम्हारे कमरे तक आ जाएंगी। खूब तौहीन करवाओ मेरी। क्या सोचेंगी मेरे बारे में? मैं तुम लोगों की वजह से उनको जवाबदेह होती हूँ। हर्फ मेरे काम पर आता है। तुम्हें क्या, तुम बस रोती रहो। वो सख्त नाराज़ हो रही थी। ज़हरा ने आंसू पोंछे और अब की बार दिक्कत के साथ खुद को रोने से रोका।
دل کی حالت بہت عجیب تھی، رونا آئے چلے جا رہا تھا۔ حالانکہ بات ایسی تو نہ تھی کہ جس پر اس قدر آنسو بہائے جاتے۔ مجھے معاف کر دیں تائی، میں بس… اس سے آگے وہ پھر خاموش ہو گئی تھی۔ تائی نے کھا جانے والی نگاہوں سے طیبہ کو دیکھا۔ سحرا سے کچھ کہا ہی نہیں جا رہا تھا۔ طیبہ الگ خود کو چور سا محسوس کر رہی تھی۔ تائی کی نظروں سے خائف ہو کر اس نے کندھے اچکائے۔ میں نے تو بس اتنا ہی کہا تھا، بلکہ وہ بھی روحانسی ہو رہی تھی، اس لیے اس سے بھی بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ تائی نے گہری سانس بھری اور زہرا کے بستر پر ہی بیٹھ گئیں۔ حالانکہ اس سے پہلے کبھی وہ اس طرح کسی طالبہ سے اتنا بے تکلف نہیں ہوتی تھی۔ یہ درس کا تم لوگوں کے گھر کی طرح ہے اور میں تم لوگوں کی ماں جیسی ہوں۔ تم لوگ جب اس طرح چھوٹے بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے لڑتی جھگڑتی ہو تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ میں خود کو بالکل بے بس اور ناکام محسوس کرنے لگتی ہوں۔ وہ واقعی جیسے تھک سی گئی تھی۔ طیبہ ان کے قریب ہوئی اور کارپیٹ پر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ تائی قسم لے لیں، میں نے کوئی جھگڑا یا لڑائی نہیں کی تھی۔ میں نے بس یہی کہا تھا کہ قہوہ بنا دو، وہ بھی اس لیے کہ سندلبی نے خود کہا تھا انہیں زہرا کا مشہور زمانہ الائچی ادرک والا قہوہ پینا ہے۔ مجھے تو خود پتا تھا کہ اس کی باری نہیں ہے، مگر سندلبی کی فرمائش تھی، اس لیے، بس اس لیے۔ وہ بے چارگی سے وضاحت کر رہی تھی۔ تائی شاہدہ نے زہرا کی جانب دیکھا جو ان کے اتنا قریب بیٹھ جانے پر مزید شرمندہ نظر آنے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دے تائی، میں بس… وہ الفاظ جمع نہیں کر پائی تھی۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے تائی، میں بس کچھ زیادہ بول گئی۔ میں اداس ہو رہی تھی بہت، گھر یاد آ رہا تھا بہت زیادہ۔ تو جب طیبہ نے آ کر کہا تو میں کچھ زیادہ بول گئی۔ وہ اپنی انگلیوں کو مسلتے ہوئے بنا ان کی جانب دیکھے بول رہی تھی۔ اسے یقین تھا وہ جھوٹ بولے گی اور تائی شاہدہ اس کی آنکھوں کے اتار چڑھاؤ سے ہی بھانپ لیں گی۔ وہ اس کے چہرے کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ ان کے اپنے چہرے سے واضح نہیں تھا کہ انہیں زہرا کی تعویل پر یقین آیا بھی یا نہیں، مگر انہوں نے اسے ٹوکا نہیں۔ وہ چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ زہرا نے تب تک سر نہیں اٹھایا جب تک انہوں نے ہنکارا نہ بھر لیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب ختم کرو، اس بات کو یہیں دفن کر دیتے ہیں۔ دونوں ہاتھ ملاؤ اور اب صلح کر لو۔ ان کا لہجہ نرم تھا۔ زہرا نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے طیبہ کی جانب دیکھا۔ وہ بیچاری اس سے بھی زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس سے نگاہیں ملنے پر وہ فوراً اس کے قریب ہوئی تھی اور اسی طرح بیٹھے ہوئے اسے گلے لگا لیا تھا، مگر ان کی آنکھیں ان کے کسی سوچ میں گم ہونے کی نشاندہی کرتی تھیں۔ اس نے میرا پوچھا نہیں؟ اسے غصہ نہیں آیا کہ گلے دروازے پر اسے استقبال کو موجود نہیں تھی؟ وہ بہت مان سے، بہت حق سے ماسی حبیبہ سے سوال کر رہی تھی۔ ماسی حبیبہ کو الفاظ کہیں بعد میں سمجھ آتے تھے، وہ چہرے پہلے پڑھ لینے کی عادی تھی۔ گلے کے چہرے پر اسے جو نظر آیا آج سے پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ دھلے ہوئے برتنوں کو الماری میں رکھنے سے پہلے خشک صافی سے رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ اس کا مشاقی سے چلتا ہاتھ دھیما پڑا تھا۔ ان کے یہاں کے مرد غسیل اور کم ظرف ہوتے ہیں، اپنی عورت کی تذلیل کرتے انہیں لمحہ ہی لگتا ہے، لیکن خان حبیب اللہ خان کی وہ بہت عزت کرتی تھی کیونکہ ان کا رویہ اس نے ان کی زال کے ساتھ ہمیشہ بہت اچھا دیکھا تھا، اس لیے گلے کا سرخ پھولا پھولا سا چہرہ اسے بھایا نہیں تھا۔ گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے جب وہ خان کے ساتھ جانے کو نکلی تھی تب بھی کوئی ایسی خوش پاش نہیں تھی، مگر اب تو آثار مزید بگڑے نظر آ رہے تھے۔ ماسی حبیبہ کو کوئی بتاتا نہیں تھا، مگر اسے پتہ تو ہوتا تھا۔ خوشل خان جس دن سے گیا تھا اس کا کوئی فون نہیں آیا تھا۔ دوسری جانب وہ 5 فٹ کی لڑکی تھی جس نے حویلی میں الگ قیامت اٹھا رکھی تھی۔ گلے پریشان تھی، لیکن آج گلے بہت پریشان تھی کہ اسے نظریں چرانی پڑ رہی تھیں، اپنے آنسو چھپانے پڑ رہے تھے۔ ماسی حبیبہ نے ہاتھ میں پکڑی صافی اور پلیٹ دونوں میز پر رکھ دیے۔ وہ ناراض تو ہوا ہوگا، وہ ایسا ہی ہے، مجھے حویلی میں نہ پا کر خواہ ناراض ہونے لگتا ہے۔ وہ جیسے خود کلامی کر رہی تھی۔ اسے یہ بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ ماسی حبیبہ کن نگاہوں سے اسے تک رہی ہے۔ بولو نا ماسی، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ بہت بولا ہوگا، تم سے بھی ناراض تو نہیں ہو گیا؟ تمہیں کیا پتہ چلا ہوگا ماسی، تم تو سنتی ہی اونچا ہو۔ وہ کیبنٹ کی طرف بڑھتے ہوئے مسلسل بولتی چلی جا رہی تھی کہ جیسے خوشل خان نے اس کے متعلق پوچھ پوچھ کر ماسی کے کان کھا لیے ہوں، لیکن ماسی بس اس کی جانب دیکھنے میں مگن تھی۔ وہ چونکہ اونچا سنتی تھی اس لیے اس نے سوال بھی بلند آواز میں کیا تھا، لیکن آواز میں جو سوز تھا وہ ماسی کو تکلیف دے رہا تھا۔ خوشل نے اس کے متعلق کوئی سوال نہ کیا تھا، فقط قیاس آرائیاں کی تھیں، اور اب کب سے وہ حویلی کے سیاحوں کے لیے مخصوص حصے میں تھا اور وہاں گلے جاتی نہیں تھی۔ اس نے کھانے کو کچھ نہیں مانگا، تم دے دیتی نا بنا مانگے سب کچھ، دودھ میں چاکلیٹ ڈال کر یا پھر اوولٹین، وہ جو اوپر ڈبہ پڑا ہے اس میں جو پاؤڈر ہے وہی ہے اوولٹین، وہ شوق سے پیتا بھی ہے۔ وہ بادام اخروٹ ہی دے دیتی پلیٹ میں ڈال کر۔ ماسی تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، بہت لاپرواہ ہوتی جا رہی ہو۔ بچہ اتنے دن بعد آیا ہے، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ حویلی میں کوئی اس کے لاڈ ہی نہیں اٹھاتا۔ گلے ماسی کی جانب متوجہ نہیں تھی، وہ بس چلا رہی تھی، حالانکہ اس کو پتہ تھا کہ خوشل خان بھوک کے معاملے میں اپنے باپ جیسا بالکل نہیں تھا۔ ایک تو وہ گوشت خور نہیں تھا، یعنی اسے ہر وقت گوشت نہیں بھاتا تھا،
और भूख लगने पर वो मांगने का भी कायल नहीं था। चिप्स, बिस्किट, कुकीज़, एनर्जी ड्रिंक्स किस्म की अशिया उसके कमरे में वाफर पड़ी रहती थी। हल्की फुल्की भूख तो वो उन्हीं चीज़ों से निपटा लेता था। गुले ने किचन काउंटर पर ट्रे रखी, उसमें फ्रूट रखा, दूध का गिलास रखा, फिर खुश्क मेवाजात रखे और फिर जाने दिल में क्या समाई, फ्रिज से पानी की छोटी बोतल भी निकाल ली। इस पर भी तसल्ली ना हुई तो इधर उधर देखने लगी कि मज़ीद किस चीज़ से ट्रे को सजाया जा सकता है। मासी उसके करीब आ गई। उसे उस लड़की पर तरस आया था। वो बहुत सादा, खुश मिजाज और मुतमईन रहने वाली लड़की हालात के हाथों कैसी तंग पड़ी थी कि अब बदली बदली लगती थी। उसे चीज़ों के इधर उधर हो जाने से ख्वारी होने लगती थी। ये तो फिर उसकी ज़ाती ज़िंदगी थी जिसमें दरारें पड़ती दिखाई दे रही थी। उसने आगे बढ़कर गुले का बाजू थामा और उसे कुर्सी पर बिठा दिया। गुले शायद ना ही बैठती, मगर मासी हबीबा का हाथ काफ़ी भारी था। उसकी गिरफ्त ने उसे मजबूर कर दिया था। वो बैठकर हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। इतना मत बिखराओ खुद को कि बाद में खुद से ही संभाली ना जा सको, मासी ने नासिहाना अंदाज में कहा था। वो चुपचाप होंठ काटती रही। वो पेट से नहीं जना, मगर औलाद है तुम्हारी, ऐसे कैसे कर सकता है वो तुम्हारे साथ। मासी के लहजे में तासुफ ही तासुफ था। अब की बार गुले ने सर उठाकर उनका चेहरा देखा। आंखें आंसुओं को मुसलसल रोके रखने के बाइस दीवानी सी हुई जा रही थी, और दीवानों को संभाल पाना आसान नहीं होता। क्या कह रही हो मासी? क्यों दिमाग? उसकी आंख से ना चाहते हुए पहला आंसू गिरा था। मैं ट्रे, दूध, चॉकलेट ले जाती हूँ। वो इससे ज़्यादा बोल नहीं पाई थी। आंसू सैलाब की सूरत आंखों से बह निकले थे। मासी का अपना दिल किसी ने निचोड़ डाला था, लेकिन वो पुराने ज़माने की औरत थी और हालात ने उसे यही सिखाया था कि रोने धोने से कोई मसला हल नहीं होता। वो उसे रोता धोता छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई थी। बहुत बड़े हो गए हो तुम, इतने बड़े कि माँ की हालत भी नज़र नहीं आ रही। वो चाहे मरा जाए, लेकिन तुम बाप बेटे को क्या परवाह। मासी हबीबा खुशल के सर पर खड़ी नहायत नाराज़गी के आलम में कह रही थी। वो कभी इस तरह से बात नहीं करती थी, लेकिन सब जानते थे जब उसको गुस्सा आता था तो वो बर्तन भी उठाकर फेंक सकती थी। खुश इल्हान आराम से सोफे में धंसा पबजी खेल रहा था। मासी का जारहाना अंदाज देखकर एकदम से सीधा हो बैठा। खैर है मासी, क्या हो गया? इतना गुस्सा किस बात का? वो वाकई हैरान हुआ था। मासी ने उसका हाथ थामा और उसे उठने के लिए उकसाया। उठो, चलो मेरे साथ आओ, दिखाती हूँ तुम्हें क्या हुआ है। फूले हुए मुंह के साथ वो बिल्कुल ऐसे बात कर रही थी जैसे कोई नाराज़ बच्चा किसी बड़े से कहता है। मासी हबीबा की बड़ी कदर थी हवेली में। उसने हबीबुल्ला खान को भी गोद में खिलाया था। सब जानते थे कि मासी हबीबा से मजाक किया जा सकता है, उसे टोका जा सकता है और लापरवाही पर नाराज़ भी हुआ जा सकता है, लेकिन जब वो गुस्से में आ जाए तो सबको उसकी माननी ही पड़ती है। वो भी मज़ीद ऊपर को उठकर बैठा। सब खैरियत है ना मासी? उसका पहला ध्यान लारेब की तरफ गया था, लेकिन मासी ने कुछ नहीं सुना। वो उसे हाथ पकड़कर उठने की जानिब राग़ब कर रही थी। खुश इल्हान भी सब छोड़ छाड़ कर मोबाइल जीन्स की पॉकेट में उड़सता हुआ उसके साथ चल पड़ा था, लेकिन उसे मासी के अंदाज़ पर हंसी भी आई थी। ऐसा टेंट्रम बड़े खान को भी दिखाया करो कभी कभी। सारा तनतना हमारे लिए ही बचा कर रखती हो। तुम्हें पंजाबी नहीं आती और आवाज़ भी ठीक से नहीं आती, वरना सच्ची तुम्हें देखकर एक गाना याद आ रहा है, बेबी डॉल मैं सोने दी। वो चूँकि लारेब को तंग करके खुद को किसी फातेह से कम नहीं समझ रहा था, इसलिए मिजाज काफ़ी बशाश था। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि मासी उसे किस तल्ख सूरत हाल की जानिब ले जा रही है। मासी ने उसका हाथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो किचन तक नहीं पहुंच गए। किचन के दरवाजे में उसने खुश इल्हान का हाथ छोड़ दिया था। सामने ही डाइनिंग टेबल पर गुले मेज़ पर सर रखे सिसक रही थी। उसका लरजता वजूद दूर से ही ये बावर करवा रहा था कि वो रो रही है। खुश इल्हान ने बेबस सा होकर गर्दन मोड़कर मासी हबीबा की शक्ल देखी। वो साबका अंदाज में मुंह फुलाए दरवाजे में इस्तादा थी कि कहीं खुशल भाग ना जाए। वो चंद लम्हे ऐसे ही खड़ा कभी मासी हबीबा और कभी गुले की जानिब देखता रहा। फिर वो बोझिल कदमों से आगे बढ़ा था और चुपचाप कुर्सी घसीटकर गुले के साथ इस जाविये पर बैठ गया था कि गुले सर उठाकर दाएं जानिब देखती तो उसे ही बैठा हुआ पाती। वो बज़ाहिर बेआवाज़ रो रही थी, लेकिन करीब बैठने पर उसकी सिसकियाँ सुनाई देने लगती थीं। बेहतर यह होता गुले कि तुम मुझे भी एक थप्पड़ मार लेती, ताकि हम दोनों मिलकर रो सकते और फिर हम दोनों सुलह कर लेते। बचपन में भी तो ऐसे ही करती थी तुम मेरे साथ। वो पुरतासुफ लहजे में बोला था, लेकिन जुमला शरारती था। उसकी आवाज़ इतने करीब से सुनाई देने पर गुले ने चौंक कर सर उठाया, फिर दाएं जानिब देखा तो उसे बैठा हुआ पाया। उसका सारा चेहरा आंसुओं से तर था। मेरे हाथ टूट जाएं जो मैं अपने बच्चे को थप्पड़ मारूं तो मैं ज़िंदा दरगोर हो जाऊं, मर जाऊं। आंसुओं के गलबे के बायस उसके अल्फाज वाज़े समझ भी न आ सके थे, लेकिन उसने पूरी ताकत से खुश इल्हान को गले लगा लिया था और फिर मज़ीद ऊंची आवाज़ में फूट फूट कर रोने लगी थी। मेज़ पर कहवे की 3 प्यालियाँ पड़ी थीं, 2 खाली और एक भरी हुई।
भरी हुई प्याली को छूकर भी नहीं देखा गया था। उनके यहाँ जो चीज़ खिलाई या पिलाई जाती थी लोग उसे तबर्रुक मानते थे, उसे आंखों से लगाकर होंठों तक ले जाते थे, और वो उस प्याली को छुए बगैर चली गई थी। क्यों? संदल भी सोफे पर उसी पुरवकार तरीके से कमर में बिना किसी खम के बैठी थी जो उनकी आदत थी, लेकिन उनकी निगाहें उसी भरी हुई प्याली पर जमी थीं, और आज पहली बार उनके शाने किसी नादीदा बोझ से दर्द करने लगे थे। कैसा दिल शिकन अंदाज था उसका, आंखें शिकवा करती महसूस होती थीं। लेकिन क्यों? वो ऐसी तो नहीं थी, वो तो बहुत इज्जत करने वाली, बहुत मोहब्बत से पेश आने वाली थी। उन्हें देखते ही ताज़ीम से उठकर गले मिलना, उनके बैठने से पहले खुद नशिस्त ना संभालना, उनकी बात से इख्तलाफ ना करना। उनके जहन में गुललाला का चेहरा जम सा गया था। वो उन्हें ऐसी निगाहों से क्यों तक रही थी? उसकी निगाहों में ये बेयकीनी क्यों थी? आज से पहले तो वह ऐसी बेयकीनी से कभी उन्हें नहीं मिली थी। उसकी निगाहें तो बस अकीदत से लबरेज रहती थीं, और संदल भी को उसी अकीदत की आदत थी। जब वो ऐसी निगाहों का सामना करती थी जहाँ अकीदत के सिवा उनके लिए कुछ और होता था, तो वो खुद बेचैन होने लगती थी। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक अजीब सी गैर आरामदेह कैफियत उन पर तारी होने लगी थी। वो अभी भी वहीं बैठी थीं जहाँ कुछ देर पहले हबीब साहब और उनकी अहलिया बैठे हुए थे। अगरचे वो जा चुके थे, मगर वो मनफी गैर मरई सी लहरें जो उनकी अहलिया फ़िज़ा में छोड़ गई थीं, संदल भी उन्हें वाज़ेह तौर पर महसूस कर सकती थी। वो लहरें उन्हें कमरे में रक़्स करती महसूस हो रही थी। उन्हें बेचैनी हो रही थी, सख्त बेचैनी। गैर इरादी तौर पर उन्होंने अपनी लंबी कलाई तक आस्तीन के ऊपर से उस हिस्से पर हाथ रखा जहाँ कभी एक टैटू हुआ करता था। ये टैटू माजी की वो वाहिद निशानी था जिसे वो बहालत मजबूरी अपने साथ इतनी दूर तक ले आई थी। अगरचे बाद में उन्होंने कई हरबे आजमा कर उसे साफ़ करवा दिया था, मगर वहाँ अभी भी एक भद्दा सा निशान था जो उन्हें बिल्कुल ऐसे ही चुभता था जैसे आज गुललाला की निगाहें चुभी थीं, और अब भी चुभ रही थी। क्यों? आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया था कि मुरीद की निगाहें मुर्शद की बलाएं लेने से इनकारी हो गई थीं? वो आंखें जो मुर्शद को देखकर जी उठती थीं, आज जी कहने की रवादार ना लग रही थी। उनका तनफ़्फ़ुस बिला वजह तेज़ हुआ था। उन्हें यह अमर बेहद बदसूरत लगा था। उनका दिल चाहा वो खाली कहवे की प्याली जो सामने मेज़ पर पड़ी है अपने हाथों से उठाकर सामने दीवार पर दे मारे। एक आम सी अदना औरत को ये हक़ हासिल नहीं था कि वो सिर्फ़ अपनी निगाहों से उन्हें उस तकलीफ़देह एहसास में मुब्तला करती और उनकी सारी रियाज़त को बेमोल करार दे देती। उन्होंने अपनी लंबी खूबसूरत मखरूती उंगलियों को कलाई के उस हिस्से पर फेरना शुरू किया था। क्या कुछ नहीं था जो याद आने लगा था? जी तो डियर लिसनर, आज इस एपिसोड का इख्तिताम होता है यहीं पर। और एक अंदाज़ा मैंने उस दिन लगाया था उस एपिसोड में जब ज़हरा ने संदल बी को कहवा पकड़ाया था या कोई और चीज़ पकड़ाई थी, मोबाइल उनका दिया था और उनकी कलाई से आस्तीन हट गई थी, तो तब वो ये ज़ाहिर हुआ था, ये टैटू वाला हिस्सा तब भी आया था। तो तब मैं ऐसा महसूस कर रही थी कि संदल बी जो है वो शीरी हैं, शीरी खलीक मोहम्मद। तो उस वक्त फिर अचानक से जो ट्विस्ट आया था, संदल भी एक और थी जो तावीज़ दे रही थी और शीरीन की तबीयत ख़राबी पर उन्होंने उसे संभाला था, तो वहाँ से मैं डाउटफुल हो गई थी। लेकिन अब फिर ये सारी सिचुएशन ज़ाहिर कर रही है कि संदल भी जो है वो लारेब की वालिदा हैं, यानी शीरी खलीक मोहम्मद और मिसिज़ दाऊद हैं वो। खैर देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है स्टोरी। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो टेंशन ही टेंशन है और सस्पेंस ही सस्पेंस है। खैर बहुत ज़्यादा सस्पेंस भी नहीं है, लेकिन कहानी अच्छी जा रही है। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छी लग रही होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया कीजिए। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।